अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर बायोलॉजी। माय नेम इज़ शाहजहान और आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन यानी बायो एनर्जेटिक चैप्टर 4 का। फोटोसिंथेसिस के कंप्लीशन के बाद अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मोस्ट डिफ़िकल्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन असल में वर्ड रिस्पायरेशन का मतलब है, ये रिस्पायर से निकला है और रिस्पायर का मतलब है टू ब्रीथ। रिस्पायरेशन वर्ड ये रिस्पायर से निकला है। रिस्पायर रिस्पायर और रिस्पायर का मतलब है टू ब्रीथ, सांस लेना। तो फिर रिस्पायरेशन दो तरह का है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। वर्ड रिस्पायरेशन रिस्पायर से निकला है, इसका मतलब है टू ब्रीथ। फिर रिस्पायरेशन दो तरह का है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम कहते हैं ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को सिंपल वर्ड में हम कहते हैं ब्रीदिंग। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, या इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ब्रीदिंग है और ब्रीदिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। लेकिन इंटरनल रिस्पायरेशन को हम सेकंड वर्ड में सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो असल में आज का जो टॉपिक है, क्योंकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ये सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन चैप्टर में, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये इंटरनल रिस्पायरेशन है, या इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, या ये वो रिस्पायरेशन है जो सेल के अंदर परफॉर्म होती है। तो रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन को हम प्रॉपरली डिफाइन करने वाले हैं और प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन है, इन विच फूड मालिक्यूल क्या चीज़ें होंगी? ग्लूकोजेज आर ब्रोकन डाउन, और जब ये ग्लूकोजेज ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी इज़ रिलीज विच इज़ यूज टू मेक एटीपी, और इसी एनर्जी को हम फिर सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या चीज़ बनाए? एटीपी बनाए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच फूड मालिक्यूल यानी ग्लूकोजेज आर ब्रोकन डाउन, और ब्रोकन डाउन के बाद एनर्जी विल रिलीज एंड दिस एनर्जी इज़ यूज टू मेक एटीपी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो सिंपल वर्ड में रिस्पायरेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये हमेशा सेल के अंदर होगा, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन है। थर्ड पॉइंट, इसमें ग्लूकोजेस की ब्रेकडाउन होती है। फोर्थ पॉइंट, इसमें जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक एटीपीज़। बस 4 पॉइंट। सेल के अंदर है, रेडॉक्स है, इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी जब रिलीज़ हो जाती है इससे हम एटीपी तैयार करते हैं। तो यह है सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन। फिर ये सेलुलर रिस्पायरेशन को हम दो मेन स्टेप्स में या मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे एरोबिक से, ये काफ़ी लेंथी है इंशाल्लाह, फिर बाद में हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो एरोबिक रिस्पायरेशन को एरोबिक क्यों कहते हैं? सिंपल वर्ड में, बिकॉज दिस रिस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एरो मीन्स एयर, और एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये रिस्पायरेशन या एयर कहें, या अगर एयर नहीं कहते तो फिर ऑक्सीजन कहना होगा। वो रिस्पायरेशन जो एयर के मौजूदगी में परफॉर्म हो जाए या ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो जाए, ऐसे रिस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। और ख़ास बात क्या है, मैंने नोट में लिखा है, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या है। जब भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाए और मुझे एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, ऐसे ब्रेकडाउन को मैं कहूँगा कंप्लीट। इंशाल्लाह जब मैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन करूँगा तो उसमें भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, लेकिन वहाँ पे एट द एंड या मुझे लैक्टिक एसिड मिलेंगे और या मुझे इथाइल अल्कोहल मिलेंगे। तो मतलब एट द एंड मुझे ना कार्बन डाइऑक्साइड और ना वाटर, हमें ये दो चीज़ें नहीं मिल जाते। तो इस वजह से मैं एनएरोबिक में फिर कहूँगा कि वहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन क्यों है? एट द एंड मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है और वाटर भी मिल जाता है। और जब ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है तो इस वजह से इसके अंदर जितना भी स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है, ये सारा एनर्जी रिलीज़ हो जाता है और इस पे हम क्या तैयार करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईटीपी तैयार करते हैं।
तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन CO2 और H2O में, और फिर पूरे एनर्जी का रिलीज़ होना और उस एनर्जी का इस्तेमाल करना ATP के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। MCQ नंबर फर्स्ट क्या है? इन यूकैरियोट्स यानी हम में, हमारे सेल के अंदर जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो इस सेल में 36 ATP बन जाते हैं, और जब प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें 38 ATP मिल जाते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके इसका मैं प्रूफ दूंगा कि यूकैरियोट्स के अंदर 1 ग्लूकोज 36 क्यों पैदा करते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर 1 ग्लूकोज 38 क्यों पैदा करते हैं। लेकिन फर्स्ट ये 2 MCQ याद रखने होंगे कि यूकैरियोट्स में जब कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो 36 ATP यानी हम में 36 ATP 1 ग्लूकोज से आते हैं, और प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में अगर हम 1 ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं तो वहाँ पे 38 ATP हमें मिल जाते हैं। रिएक्शन फॉर्म इसका क्या है, यानी रिएक्शन में अगर इस पूरे मैकेनिज्म को मैं डिस्क्राइब कर लूँ तो देख लीजिए ग्लूकोज है C6H12O6 किसके साथ रिएक्ट किया है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज़ होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक ATP। तो ये एग्ज़ाम के लिए इसके साथ लिखना होगा कि इसका रिएक्शन फॉर्म है। ये पूरा किस्सा मैंने रिएक्शन फॉर्म में एक्सप्लेन किया। फिर इसका मैकेनिज्म की तरफ अगर हम आते हैं तो ये पूरा रेस्पिरेशन 3 मेन स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस MCQ याद रखना होगा, ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है। फिर क्रेब्स साइकिल ये सेकंड स्टेप है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, और लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट फेज है कंप्लीट रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट MCQ याद रखना होगा, ग्लाइकोलाइसिस इज़ कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी रेस्पिरेशन का ये वाहिद ऐसा स्टेप है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी है और साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी है। तो इस वजह से MCQ याद रखना होगा, ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ओनली स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हमने करनी है तब भी वो ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने करनी है तो भी वो ग्लाइकोलाइसिस से ही स्टार्ट होगा। तो मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या ग्लाइको मीन्स स्वीट को भी कहते हैं, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग। तो नाम से भी जाहिर है कि इसमें ग्लूकोज का हम ब्रेकडाउन करेंगे। तो इसके लिए मेन थीम क्या है? सबसे पहले मरकज़ी ख़याल, मेन मुद्दा क्या है इस पूरे प्रोसेस का, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए, फिर आप लोग गलती नहीं करेंगे आगे जाके। तो ग्लूकोज साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हो जाना, जब ये ब्रेकडाउन होगा तो हमें 2 पायरुविक एसिड एट द एंड मिलेंगे। अगर हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया साइटोसोल में और हमें 2 पायरुविक एसिड ना मिले तो इसका सिंपल मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस इनकम्प्लीट है। तो ग्लाइकोलाइसिस जब भी कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड हमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, साथ में और क्या चीज़ें मिलेंगी? 2 ATP हम यूज़ करेंगे, 2 ATP कंज्यूम होंगे, ये भी प्रूफ होगा। 4 ATP इसमें बनेंगे, ये भी प्रूफ होगा। तो अगर 2 मैंने यूज़ किए हैं, 4 मैंने बनाए हैं, तो नेट गेन कितना होगा? 2 ATP का नेट गेन होगा। और कंप्लीट इस पूरे मैकेनिज़्म को हमने कितने स्टेप्स में कंप्लीट करना है? 10 स्टेप में। तो साइटोसोल में होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एट द एंड मुझे 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, 2 ATP में इस्तेमाल करूंगा, 4 ATP में बनाऊंगा, नेट गेन 2 ATP का होगा और 10 स्टेप में होगा। अगर ये सारी चीज़ें मैंने प्रूफ किया तो मतलब इसका जो थीम है या मरकज़ी ख्याल है वो ठीक आ गया, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस मैंने सही तरीके से कंप्लीट किया। अब ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस 2 स्टेप पे मुश्तमिल है, या हम कहेंगे कि 2 फेजेस पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़, दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया है प्रिपरेटरी फेज़। फर्स्ट इसके लिए याद रखना होगा ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ऑक्सीडेटिव फेज़ भी 5 स्टेप्स में ही कंप्लीट होता है। तो टोटल स्टेप्स कितने आ जाएंगे? 10 स्टेप्स आ जाएंगे। और ये भी याद रखना है प्रिपरेटरी फेज़ के लिए कि इसमें 2 ATP मुझे कंज्यूम करने हैं और 2 PGAL मुझे प्रिपेयर करने हैं। इस वजह से इस फेज़ को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़, क्योंकि इसमें हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। और वो चीज़ क्या है? PGAL है, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड
कई दफ़ा इसी चैप्टर में मैं फोटोसिंथेसिस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। इसका फार्मूला भी मैंने बनाया है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये क्या है, ये मोनोसेकेराइड है, ये ट्रायोज है, फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड इसका नाम है, 3 कार्बन पे मुश्तमिल है। ये सारी चीज़ें मैं कह चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसमें दोबारा रिपीट होंगे। लेकिन याद रखना होगा प्रिपरेटरी फेज़ में कितने स्टेप्स होंगे, 5, कितने ATP इसमें इस्तेमाल होंगे, 2, और कितने PGL इसमें बनेंगे, 2। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ग्लूकोज ATP के साथ रिएक्ट करता है, ATP इसको एक फास्फेट दे देता है, तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ADP में, क्योंकि ATP जब एक फास्फेट लॉस करता है वो किसको चला जाता है, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये फास्फेट चला जाता है और कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसे कहूँगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस 6 का मतलब ये नहीं है कि 6 फास्फेट है इस ग्लूकोज के साथ, बल्कि इसका मतलब है कि ग्लूकोज के साथ एक फास्फेट अटैच है और वो भी कार्बन नंबर 6 पे। जब ये डैश यहाँ पे हम लगाते हैं तो इसका मतलब है पोजीशन। अगर मैं इन दोनों लाइंस को हटा देता हूँ तो फिर सिंपल 6 अगर मैं लिख देता हूँ तो इसका मतलब है 6 फास्फेट। लेकिन यहाँ पे ये देख ले लाइंस ये मैंने ड्रा किए हैं, तो इसकी वजह से ये अब नंबर शो नहीं करता, अब ये पोजीशन शो करता है कि फास्फेट कौन से कार्बन के ऊपर मौजूद है। तो ग्लूकोज ये देख लीजिए, ग्लूकोज का फार्मूला है, सेकंड चैप्टर में मैंने डिटेल से ये किया है। तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ ये P यानी फास्फेट अटैच हो गया है, इसलिए मैं इसको कहूँगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये G6P शॉर्टकट। और ये फास्फेट किसने दिया, ATP ने दिया, तो इस वजह से ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप के लिए अगर एंजाइम आए तो ये भी याद रखना होगा, इसके लिए ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। एक और छोटा सा पॉइंट भी सुन लें, जहाँ पे भी फास्फेट की एडिशन आप लोगों को नजर आए वहाँ पे आप सिंपली अगर काइनेज लिखेंगे तो भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि काइनेज वो एंजाइम है जो फास्फेट की एडिशन को स्पीड अप करते हैं। ग्लूको तो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पे ये ग्लूकोज को अटैच हुआ है, तो ग्लूकोकाइनेज। बाकी जहाँ पे भी फास्फेट का एडिशन आप लोगों को नजर आए तो वहाँ पे अमूमन कौन से एंजाइम्स होते हैं, काइनेज। और यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज, इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि ये फास्फेट एडिशन हुआ है ग्लूकोज को। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। देख ली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 6 कार्बन रिंग पे मुश्तमिल है, इसे हम पायरानोज भी कहते हैं। ये मैं सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मोनोसेकेराइड 6 कार्बन रिंग बनाए तो इसे पायरानोज कहते हैं, लेकिन फ्रक्टोज जब रिंग फॉर्म में आता है तो इसका ये रिंग स्ट्रक्चर 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है और 5 कार्बन को हम फ्यूरानोज कहते हैं, फ्यूरानोज। तो देख लीजिए फ्रक्टोज हैं, तो फ्रक्टोज का 1 कार्बन 2 3 4 5 6, तो देख ले इसकी भी कार्बन नंबर 6 पे ये फास्फेट अटैच है। तो इस वजह से मैं इसे कहूँगा फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज का 6 कार्बन रिंग है, ये फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे ये अटैच हुआ है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट इसे कहूँगा। या सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि ये आइसोमर इस आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन देख ले स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम आइसोमर कहते हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट ये आइसोमर है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट यानी अनदर आइसोमर, और इसके लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है वो आइसोमरेज। अब देख ले स्टेप नंबर 3, फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक और ATP के साथ रिएक्ट करता है, ये देख ले, और ATP इसको एक और फास्फेट दे देता है। तो एक फास्फेट तो इसके साथ है, कार्बन नंबर 6 पे अटैच है, दूसरा फास्फेट चला जाता है और कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाता है। तो क्या बनेगा, शाबाश, फ्रक्टोज 1,6, एक फास्फेट कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा कार्बन नंबर 6 पे, कितने हैं, 2 बेस हम 2 को कहते हैं और क्या है, फास्फेट है, तो फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। तो प्लीज़ इसका डायग्राम देख ले, ये रहा कार्बन नंबर 1 पे एक फास्फेट और ये रहा कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 में फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट बन जाता है और ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में। तो देख ले मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 ATP इस्तेमाल होंगे, तो एक ATP यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और एक ATP यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो मतलब हमारा जो पूरा मैकेनिज़्म है अभी तक ये सही जा रहा है, क्योंकि 2 ATP का मैंने कहा था, दोनों ATP इस्तेमाल हुआ। अब देख ले 4th नंबर स्टेप, फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट यानी ये चीज़ ये अल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें 2-3 कार्बन कंपाउंड मिल जाते हैं। एक है PGAL और दूसरा है 3 कार्बन कंपाउंड DHAP।
तो अल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये 6 कार्बन है, क्योंकि देख ले फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज में 6 कार्बन है। तो ये फ्रक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड जब ब्रेक हो जाता है तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड 2 हमें मिल जाते हैं। तो PGL का तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, PGL का नाम है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, या इसको शॉर्टकट G3P भी कहते हैं हम, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। और ये देख लें, ये इसका फार्मूला है, तो 1 2 और 3, कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट है, तो इस वजह से मैं इसको G3P यानी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भी कहता हूँ, लेकिन जनरल नाम है इसका PGL फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ये कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि ये दोनों क्या है, ये DHEP और PGL ये दोनों क्या है, यानी PGL और DHEP ये दोनों ट्रायोजेज है, और ट्रायोज क्या है, मोनोसेकेराइड्स है, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इन आइसोमर्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देख ले DHEP क्या है, डाई हाइड्रॉक्सी, ए मीन्स असीटोन, पी मीन्स फास्फेट, इसका फार्मूला भी देख ले, ये डाई हाइड्रॉक्सी असीटोन फास्फेट है। दोनों में देख ले, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, और 1 इसमें फास्फेट है। तो मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन दोनों के देख ले, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये देख ले, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो मतलब दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो इन दोनों को मैं कहूँगा एक दूसरे के आइसोमर्स, लेकिन कौन से आइसोमर्स, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एक दूसरे के। और दोनों शाबाश DHEP और PGL ये दोनों आइसोमर हैं, दोनों ट्रायोज है, दोनों मोनोसेकेराइड है, और दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो मतलब ये दोनों आइसोमर्स बन जाते हैं स्टेप 4 में फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के ब्रेकडाउन की वजह से, और ब्रेकडाउन कौन करता है, अल्डोलेज एंजाइम करता है। लास्ट क्या है, मुझे तो 1 PGL मिल गया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे 2 PGL मस्ट मिलेंगे एट द एंड। तो देख लीजिए DHEP ये आइसोमर है PGL का, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है PGL में, लेकिन इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं स्टेप 5 में वो है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। तो इस एंजाइम की मौजूदगी में, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की मौजूदगी में DHEP यानी ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है PGL में, यानी इस कंपाउंड में। तो 1 PGL हमारे पास ये बन गया डायरेक्ट, और 1 PGL बन गया DHEP से। तो एट द एंड मुझे कितने PGL मिल गए, 2 PGL भी मिल गए। तो मैंने 2 PGL का प्रिपरेशन किया, इस वजह से मैं इस फेज़ को कहता हूँ प्रिपरेटरी फेज़, और ये 5 स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फेज़ क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज़। तो ऑक्सीडेटिव फेज़ नाम से भी पता चलता है, इसमें कहीं ना कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में किसका करूँगा, यही 2 चीज़ें जो मैंने बनाया यहाँ पे PGL के। तो इस स्टेप में ये PGL दोनों जो बन गए हैं, बोथ PGL ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी मैं इस्तेमाल करूँगा ATP की फार्मेशन में। और इस प्रोसेस में मैं NAD प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको मैं रिड्यूस करूँगा, मतलब इसको मैं हाइड्रोजन ऐड करूँगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में, और एट द एंड मुझे 2 पायरुवेक एसिड भी मिलेंगे। तो मतलब मेन थीम क्या है, PGAL को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो 2 PGL है ना यहाँ पे बनाए हैं, वो दोनों PGL कन्वर्ट हो जाएंगे 2 पायरुवेक एसिड में। तो एट द एंड मुझे 2 PGAL से 2 पायरुवेक एसिड मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है। और दूसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के ज़रिए एनर्जी रिलीज़ होगी, तो उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे ATP की फार्मेशन में। तो ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम बस यही करना है कि यहाँ पे NAD ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, देख ले, ये NAD के साथ हमने हाइड्रोजन ऐड करने हैं ताकि ये रिड्यूस फॉर्म में हो जाए, यानी NADH फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये 3 चीज़ें हमने करनी है। 2 PGL को 2 पायरुवेक एसिड में कन्वर्ट करने होंगे, फिर इसके साथ इस ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसमें मैंने ATP तैयार करने हैं, और तीसरा मैंने NAD जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है इसको मैंने रिड्यूस करना है NADH फॉर्म में। तो ये 3 काम अगर मैं करूँगा तो मतलब ये ऑक्सीडेटिव फेज से ही जा रहा है। और एट द एंड MCQ याद रखना होगा, मुझे नेट गेन क्या होंगे, 2 ATP मिलेंगे, क्योंकि मैं बनाऊँगा 4 ATP, 2 तो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, तो उन दोनों को मुझे वापस करना है। तो मुझे नेट गेन फिर कितना मिलेगा, 2, क्योंकि 4 बन गए हैं, 2 मैंने इस्तेमाल किए हैं, 2 मैं वापस करूँगा, तो मतलब 2 नेट गेन ATP, 2 हमें NADH प्लस H प्लस मिलेंगे, और 2 हमें पायरुवेक एसिड मिलेंगे। अगर ये चीज़ हमें मिल गई, ये सारे
और इसी नंबर इसी रेशो में मिल गए, तो मतलब हमारा जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है और ग्लाइकोलाइसिस है ये सही तरीके से एंड हुआ, ख़त्म हुआ। इसको एमसीक्यू ये एमसीक्यू भी याद रखना होगा। ग्लाइकोलाइसिस को पे ऑफ फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि इस फेज़ में हमने पे ऑफ करना है, मतलब जो एटीपी इस्तेमाल किए हैं उस एटीपी को भी हमने दोबारा तैयार करना है और हमने नेट गेन भी करना है। तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस का जो रिज़ल्ट है, जो फ्रूट है, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? ऑक्सीडेटिव फेज़ में मिलते हैं। हमने जो खर्चा किया था 2 एटीपी का, वो खर्चा, वो तमाम चीज़ हमें पे ऑफ हो जाता है, मतलब वो तमाम एटीपी का हमें दोबारा जो कंपेंसेट हो जाते हैं, 2 एटीपी हमने इस्तेमाल किए थे वो हमें दोबारा मिल जाते हैं। तो इस फेज़ को पे ऑफ फेज़ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें टोटल 4 एटीपी में बनाऊंगा, 2 में वापस करूंगा तो 2 यहाँ पे नेट गेन होगा, 2 NADH बनेंगे और 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। इसका पहला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तमाम स्टेप बहुत ईजी हैं। पहला स्टेप देख ले और खूब इसको याद रखना। पहले स्टेप में मैंने एक PGL को टारगेट किया, हालांकि आपने फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि PGL मैंने कितने बनाए हैं वहाँ पे देख ले 2 बनाए हैं। तो देख लें एक PGL का फार्मूला ये है, ये PGL का फार्मूला है, नज़र आ रहा है, PGL फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अब मैकेनिज़्म क्या है? PGAL से ये हाइड्रोजन इस कार्बन नंबर 1 पे जो मूव हो जाता है माइनस फॉर्म में, और जब भी हाइड्रोजन माइनस फॉर्म में रिलीज़ होता है तो इसे हम कहते हैं हाइड्राइड। ये केमिस्ट्री है। तो PGL फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के कार्बन नंबर 1 से जो हाइड्रोजन रिलीज़ होगा वो किस फॉर्म में रिलीज़ हुआ? हाइड्राइड फॉर्म में। तो मतलब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये मैकेनिज़्म बहुत खूबसूरत है और खूब याद रखना होगा इसको। ये देख लीजिए फास्फोरिक एसिड है हमारे पास, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है ये वाला। ये हाइड्रोजन इसके साथ है, लेकिन मैंने इससे थोड़ा दूर इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये रिमूव होगा, और जब ये फास्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये असल में रिमूव हो जाता है H+ फॉर्म में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, वो रिमूव हुआ H- फॉर्म में, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, ये हुआ प्लस फॉर्म में। तो क्या इस बाकी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा? तो यहाँ पे देख ले, यहाँ मैंने ये रिमूव किया तो आ गया H-, यहाँ पे मैंने ये रिमूव किया आ गया H+। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। क्या ये दोनों अब मिल सकते हैं? तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं ये दोनों। कौन कौन से? ये माइनस ऑक्सीजन और प्लस कार्बन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये माइनस फॉर्म में और यहाँ पे प्लस। अब इन दोनों हाइड्रोजन में NAD के साथ कौन मिलेगा? तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, और जब ये नेगेटिव इसके साथ मिल जाता है तो हमारे पास क्या बनेगा? शाबाश, हमारे पास बनेगा NADH बनेगा। लेकिन फिर भी एक H+ यहाँ पे रह गया है, तो इस एक H+ को मैं यहाँ पे इसके साथ इस तरह लिखूँगा। तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग NADH को किस तरह लिखते हैं? NADH2। तो ये NADH2 लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि NAD के साथ जब एक हाइड्रोजन माइनस फॉर्म में अटैच हो जाता है तो ये तो हो गया NADH, लेकिन इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हुए हैं, एक नेगेटिव फॉर्म में, तो नेगेटिव फॉर्म में तो इसने रिसीव किया, लेकिन जो पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज़ हुआ है वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। तो फिर इसको इसी तरह ही लिखना होगा, यानी NADH + H+ फॉर्म में इसको लिखना होगा, यानी NADH2 फॉर्म लिखना गलत है। तो रह गए क्या? ये नेगेटिव रह गया और ये पॉजिटिव। तो देख लो दोनों आपस में अटैच हुए हैं। बाकी इस पूरे फार्मूले को देख लो, मैंने सेम लिखा है, सिर्फ इस कार्बन नंबर 1 पे जो फास्फेट था, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने सिर्फ फास्फेट के फॉर्म में शो किया है। तो एक फास्फेट कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाता है और एक फास्फेट पहले से कार्बन नंबर 3 पे है। तो असल में जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? 1,3-BPGA। कई बार मैं डार्क रिएक्शन में ये कह चुका हूँ, BPGA का मतलब क्या है? बेस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। और इसको मैं ये 1,3 क्यों कहता हूँ? क्योंकि एक फास्फेट इसका कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा फास्फेट इसका कार्बन नंबर 3 पे है। तो 1,3 बेस, B मीन्स बेस और P मीन्स फॉस्फो, G मीन्स ग्लाइसरिक और A मीन्स एसिड। तो 1,3 बेस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब अगर मैं इसका बैलेंस या तमाम नंबर मालूम करूं तो यहाँ पे तो ये मैंने एक PGL की किया, तो मैं ये सारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 PGL, यहाँ पे 2 NADH + H+ बनेंगे और यहाँ पे 2 क्या बनेंगे? 1,3-BPGA, यानी सारों को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देख ले रिएक्शन नंबर 2 में क्या है? ये चीज़ मैंने बनाया ना इस पहले रिएक्शन में, 1,3-BPGA। तो ये कितने हैं? ये 2 हैं, क्योंकि मैंने ये एक PGL के किया, ये 2 हैं। तो अब
इन दोनों के साथ एक एक फास्फेट इजाफी है कार्बन नंबर 1 पे, तो ये 2 EDP के साथ रिएक्शन करेंगे। कितने EDP के साथ? और एक एक EDP को एक एक फास्फेट देंगे तो कितने ATP बनेंगे? 2 EDP से 2 ATP बनेंगे। और देख ले यहाँ पे भी फास्फेट का एडिशन हुआ है, तो इस वजह से मैंने एंजाइम लिख के है काइनेज एंजाइम, क्योंकि फास्फेट का एडिशन हुआ है। तो अगर इससे एक एक फास्फेट लॉस हो जाता है, यानी ये कार्बन नंबर 1 वाला फास्फेट अगर इससे लॉस होगा तो इसमें तो सिर्फ एक फास्फेट रहेगा, तो कन्वर्ट हो जाता है BPGA 3PGA में। और इसको 3PGA हम क्यों कहते हैं? 1, 2 और 3। देख ले कार्बन नंबर 3 पे इसका एक फास्फेट रह गया, और जो कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट था वो चला गया ADP के तरफ, ATP बन गए। तो 2 BPGA है, तो 2 BPGA 2 ADP के साथ रिएक्शन करेंगे और 2 ATP बनाएंगे, और हमारे पास क्या होगा? शाबाश, 2 3PGA बनेंगे, और ये 3PGA है। अब 2 3PGA ये देख लें, रिएक्शन नंबर 3 में क्या है? 2 3PGA ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2PGA में, तो बहुत आसान है। यहाँ पे फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे है, यहाँ पे देख ले फास्फेट कार्बन नंबर 2 1 2 3, कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे आ गया है। तो मतलब 3PGA और 2PGA एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इसके लिए जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, लेकिन म्यूटेज का काम है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज करना। तो देख ले यहाँ पे ये फास्फेट फंक्शनल ग्रुप 3 कार्बन पे है, तो यहाँ पे फास्फेट फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ गया है। तो ऐसे आइसोमरेज एंजाइम को हम कहते हैं म्यूटेज। तो 3PGA को मैंने कन्वर्ट किया 2PGA में। अब 2PGA भी ये भी 2 है ना, क्योंकि सारा किस्सा हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने स्टार्ट लिया है 2PGL से। तो 2PGA से 2 वाटर मालिक्यूल रिमूव होंगे, एक से एक वाटर मालिक्यूल, दूसरे से दूसरे वाटर मालिक्यूल इनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और हमें 2 PEP मिल जाते हैं। और PEP का फार्मूला देख लें, ये इसका फार्मूला है, फुल फॉर्म है PEP का फोस्फोइनोल पायरोवेट या फोस्फोइनोल पायरोविक एसिड। इसको हम 2PEP भी कहते हैं, क्योंकि इसका फास्फेट कार्बन नंबर 2 पे देख ले अटैच है 1 2 और 3, तो इसको हम 2PEP भी कहते हैं, लेकिन सिंपली PEP आप कह दे, फोस्फोइनोल पायरोवेट या फोस्फोइनोल पायरोविक एसिड। तो हमारे पास 2 PEP बन जाते हैं। और लास्ट फेज़ में देख ले, ये 2 PEP ये 2 PEP 2 EDP के साथ रिएक्शन करेंगे, और एक एक फास्फेट अगर इसको देंगे तो 2 ETP हमारे पास बनेंगे। और 2 ETP जब बन जाते हैं तो मतलब इनके एक एक फास्फेट चले जाते हैं ADP की तरफ, ATP बन गए, और ये रिमेनिंग मालिक्यूल हमारे पास जो रह जाता है इसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 पायरोविक एसिड बन जाते हैं। तो देख लें फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, हमने PGL को कन्वर्ट किया 1,3 BPGA में। अगर सिंपल आप इतना याद रखें कि 2PGL, ये देख ले 2PGL कन्वर्ट हो जाते हैं 2,1,3 BPGA में, और इसमें 2 NAD प्लस 2 NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो भी ठीक है। लेकिन ये मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को पता चले कि PGL 1,3 BPGA में किस तरह कन्वर्ट होता है। तो देख ली PGL से हाइड्राइड आयन रिलीज़ होता है, और फॉस्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है। तो इससे हाइड्राइड आयन तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है तो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अटैच होंगे। ये देख ले अटैच हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, या ये कार्बन देख लें, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये दोनों आपस में मिले हैं। एक फास्फेट इस पे पहले से था, ये देख लें, तो हमारे पास PGL से बन जाता है 1,3 BPGA, और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन जो नेगेटिव फॉर्म में है ये NAD प्लस एक्सेप्ट करता है, NADH बनाता है, और एक H प्लस इसके साथ रह जाता है। तो वो आप लोगों ने इसी तरह शो करना होगा NADH प्लस H प्लस। तो हमारे पास इस रिएक्शन में 2 PGL कन्वर्ट हो जाते हैं 2 1,3 BPGA में, और हमारे पास 2 NADH प्लस H प्लस भी बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये दोनों BPGA कन्वर्ट किए 3PGA में, तो इसके साथ जो एक एक फास्फेट था वो इससे रिलीज़ हुआ, ADP ने एक्सेप्ट किया, 2 ATP बनेंगे। फिर इन दोनों 3PGA को मैंने 2PGA में कन्वर्ट किया म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में, और 2PGA को जो 2 थे इन्होंने 2 एक एक वाटर मालिक्यूल रिलीज़ किया इनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और हमें 2 PEP मिल गए, और 2 फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ये अगेन एक एक फास्फेट लॉस करते हैं, ADP इसे एक्सेप्ट करता है, तो 2 ADP इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ATP को, और हमें एट द एंड 2 पायरोविक एसिड मिलते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म देख लें। इस प्रोसेस में कितने NADH बन गए देख लें, शाबाश। निड गेन देख लें,
नेट गेन के ज़रिए हमें क्या क्या मिले, प्रूफ कर देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे 2 NADH प्लस H प्लस बनेंगे, तो देख ले 2 NADH प्लस H प्लस, क्योंकि 2 PGL हैं तो 2 PGL से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 2 NAD इसको एक्सेप्ट करेंगे तो 2 NADH बनेंगे। तो ये देख ले 2 NADH प्लस H प्लस, इस तरह आप लोगों ने लिखना होगा। ये मुझे मिल गए। अब देख ले शाबाश, ATP कितने मिले हैं मुझे, तो 2 ATP ये देख ले मिल गए हैं और 2 ATP ये देख ले मिल गए हैं। तो टोटल कितने ATP मिल गए हैं, 4। लेकिन हमने तो 2 पहले से इस्तेमाल किए थे, तो हमें नेट गेन क्या होगा, 2 ATP मिलेंगे। अब देख ले पायरुवेक एसिड कितने मिले हैं, तो मैकेनिज्म में देख लिए 2 पायरुवेक एसिड हमें मिले हैं, तो 2 पायरुवेक एसिड। और हमने ये भी कहा था कि ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 5 में। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 ये स्टेप है। तो टोटल कितने आ गए, हमें मिल गए 10 स्टेप। और ये पूरा मैकेनिज्म साइटोसोल में होता है। और एट द एंड जब ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है तो हमें 2 ATP, 2 पायरुवेक एसिड और 2 NADH यानी ये चीज़ें हमें मिल जाते हैं। और ये किस्सा आप लोगों ने इसलिए याद रखना है क्योंकि मैं एट द एंड 36 ATP यूकैरियोट के लिए और 38 ATP प्रोकैरियोट के लिए प्रूफ करूँगा। तो फिर वो इस नेट गेन के ज़रिए मैं प्रूफ करूँगा। तो इसके साथ ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म हो जाता है। 10 स्टेप में था। नेट गेन क्या है, क्या इस्तेमाल किया, कितने स्टेप्स में मुश्तमिल था, कितने फेजेस थे इसमें, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने विद फार्मूला, विद स्ट्रक्चर, विद रिएक्शंस तमाम चीज़ें शो किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे क्रेब्स साइकिल की तरफ, क्रेब्स साइकिल में क्या क्या चीज़ें बनते हैं, और फिर आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। तो अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और 5 वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह।